क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि हमारी जो सबसे लोकप्रिय फिल्में हैं या टीवी शोज हैं और यहाँ तक कि आजकल के चार्टबस्टर गाने भी, मतलब वो हमेशा टूटे हुए और बेहद जुनूनी रिश्तों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। है ना? मेरा मतलब ऐसा लगता है जैसे पॉप कल्चर हमें लगातार यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी रिश्ते में बहुत सारा ड्रामा नहीं है, चीख पुकार नहीं है या रात रात भर का रोना धोना नहीं है, तो भाई वो सच्चा प्यार तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हमें एक बहुत ही गलत तस्वीर दिखाते हैं। तो आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हम इसी बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हमारे पास आज द यूनिटी सेंटर सैन डिएगो के एक बेहद दिलचस्प व्याख्यान के नोट्स और स्रोत सामग्री मौजूद हैं। और ये स्रोत सामग्री सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, एकदम। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि असल जिंदगी में एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता आखिर दिखता कैसा है, और उससे भी जरूरी बात कि उसकी बुनियाद को ईंट दर ईंट तैयार कैसे किया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी अपने जीवन में रिश्तों को बेहतरी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, चाहे वो घर पर हो, दफ्तर में हो या हमारे दोस्तों के साथ। हम्म। लेकिन मेरा एक सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर क्यों मनोरंजन की दुनिया हमें लगातार इन अस्वस्थ रिश्तों की खुराक दे रही है? हम्म। देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा पहलू है। मनोरंजन की दुनिया को पर्दे पर दर्शकों को बांधे रखने के लिए किसी न किसी तरह के टकराव और उथल-पुथल की जरूरत हमेशा होती है। हाँ, बिना ड्रामे के तो टीआरपी नहीं मिलेगी। एकदम सही। स्वस्थ रिश्तों में बेवजह का ड्रामा नहीं होता। उनमें शांति होती है, एक स्थिरता होती है। लेकिन बात वही है कि शांति और स्थिरता पर्दे पर उतनी रोमांचक नहीं लगती है। अच्छा, मतलब किसी बात पर भड़क जाना या एक दूसरे से बदला लेना ज्यादा बिकता है। हाँ, और समस्या तब शुरू होती है जब समाज अचेतन रूप से उसी उथल-पुथल को सच्चा प्यार या फिर सामान्य मानने लगता है। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक है। है ना? हम स्क्रीन पर दिखने वाले उस जुनून को हकीकत में खोजने लगते हैं। और यही कारण है कि हमें आज सचेत रूप से ये सीखने और समझने की जरूरत है कि एक स्वस्थ रिश्ते का वास्तविक ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है। चलिए फिर इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि अगर पॉप कल्चर वाली उस अस्वस्थ और हिंसक छवि से बाहर निकलना है तो एक नया नक्शा तो चाहिए ही होगा। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में इस नए नक्शे के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो स्रोत के अनुसार एक स्वस्थ रिश्ते के कई स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि आपसी सम्मान होना, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने की आजादी होना, समानता और एक सुरक्षा की भावना। हाँ, और यहीं पर स्रोत में आध्यात्मिक गुरु थिच नाथ हान का एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है। अरे हाँ, मैंने पढ़ा था। वो क्या था वो विचार, जरा बताइए। उन्होंने कहा है कि प्यार ऐसा होना चाहिए जहां दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करे। स्वतंत्र महसूस करें, मतलब उसे बांध कर न रखा जाए। बिल्कुल, यह विचार बहुत गहरा है। इसके अलावा एक और बात जो स्रोत में बताई गई है और जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, वो ये है कि शादी या कोई भी गहरा रिश्ता 50-50 की साझेदारी बिल्कुल नहीं होता। एक मिनट एक मिनट, 50-50 नहीं होता? बचपन से तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि हर रिश्ता 50-50 का समझौता होता है। हाँ, यही तो कैच है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी रिश्ते को 50-50 के सौदे की तरह देखा जाए तो वो लंबा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए? ये दोनों तरफ से 100% होना चाहिए। इसमें हिसाब रखना या सत्ता का असंतुलन नहीं हो सकता। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि रिश्ता एक स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह है। हाँ, ये एनालॉजी सही रहेगी। तो अगर ग्रुप के दोनों लोग 50-50 वाले नजरिए से काम कर रहे हैं तो हर कोई सिर्फ अपना आधा काम करेगा। ऐसे में अगर किसी एक ने भी जरा सी कोताही बरती तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, है ना? एकदम सटीक बात कही आपने। है ना? इसे सफल होने के लिए दोनों को अपनी पूरी 100% ताकत और जिम्मेदारी लगानी ही होगी। बिल्कुल। और 50-50 वाले नजरिए का सबसे बड़ा नुकसान यह है Yes. कि ये अनिवार्य रूप से इंसान के हाथ में एक खाता बही या कह लें स्कोर कार्ड थमा देता है। स्कोर कार्ड। मतलब लोग सच में गिनने लगते हैं कि किसने क्या किया। हाँ, दिमाग लगातार ये हिसाब रखने लगता है कि कल मैंने समझौता किया था तो आज दूसरे को झुकना चाहिए, या मैंने पिछली बार माफी मांगी थी तो इस बार सामने वाले की बारी है। उफ, ये तो बहुत ही थकाने वाला काम लगता है। है ना? हाँ। ये हिसाब रखना रिश्ते में खुलेपन
और जो वल्नरेबिलिटी होती है उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। सही बात है। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों पक्ष अपना पूरा 100% निवेश करते हैं, बिना ये गिने कि उन्हें तुरंत बदले में क्या मिल रहा है, क्योंकि जहां स्कोर कार्ड होता है वहां सत्ता का असंतुलन पैदा होता है। और जहां सत्ता का खेल शुरू हो जाए वहां नाराजगी और जलन तो पैदा होगी ही। बिल्कुल, और एक बंद दिल जन्म लेता है। ऐसे माहौल में बिना शर्त प्यार का पनपना तो लगभग असंभव ही हो जाता है। तो ये बात एकदम तार्किक है कि स्कोर कार्ड वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर स्वस्थ रिश्तों के नियम इतने ही सीधे और स्पष्ट हैं, तो फिर ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मेरा मतलब है, क्यों कई बार लोग एक बहुत ही खराब रिश्ते में रह के भी उसे बचाने की जद्दोजहद करते रहते हैं? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी जुड़ाव की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत की ओर इशारा करता है। जैसे स्रोत में महामारी और लॉकडाउन के समय का उदाहरण दिया गया है। हाँ, उस दौर ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे प्राकृतिक और शारीरिक जुड़ाव के बिना दुनिया भर में अकेलापन और डिप्रेशन का ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर चला गया। यहाँ तक कि स्रोत में वक्ता ने खुद को एक इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी बताया है। हाँ, और ये भी स्वीकार किया है कि अंतर्मुखी लोगों को भी इंसानी जुड़ाव की उतनी ही गहरी जरूरत होती है जितनी किसी और को होती है। एकदम सही। और इसी संदर्भ में वो कोरोनाडो के सैलून ऑन फर्स्ट नाम के एक हेयर सैलून का बड़ा ही अनोखा उदाहरण देते हैं। हाँ, वो सैलून वाला उदाहरण तो सच में आधुनिक समाज की एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति को उजागर करता है। मैं चाहूंगी कि आप उस सैलून के बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, तो देखिए, वो पहला ऐसा कम्युनिटी केयर सैलून है जहां स्टाइलिस्ट को बकायदा प्रमाणित किया गया है, सर्टिफाई किया गया है। अच्छा, मतलब बालों के साथ साथ कुछ और भी ट्रेनिंग मिली है उन्हें? बिल्कुल। उन्हें एक हाफ प्रोग्राम के जरिए ये सिखाया गया है कि अपने ग्राहकों के प्रति करुणा कैसे दिखाएं और उनके लिए एक सेफ स्पेस कैसे तैयार करें जहां वो खुलकर बात कर सकें। एक नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार और प्रगतिशील कदम है। हाँ, कि सैलून वाले अब एक तरह से थेरेपिस्ट या काउंसलर की भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि आधुनिक समाज में जो पारंपरिक समुदाय हुआ करते थे वो अब खत्म हो रहे हैं? आपका मतलब है वो जगह है जहां लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़ते थे? हाँ, वही। ये थोड़ा डरावना लगता है कि हम आज इतने अकेले हो गए हैं कि अपना इंसानी जुड़ाव अब हम सर्विस वर्कर से पैसे देकर खरीद रहे हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक परेशान करने वाली सामाजिक सच्चाई है। सैलून का ये उदाहरण सीधे तौर पे दिखाता है कि इंसानों के अंदर सुरक्षित महसूस करने और अपनी बात साझा करने की कितनी तीव्र लालसा है। लोग बस चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। बिल्कुल, सिर्फ सुने जाने की भूख है। जब पारंपरिक परिवार और समुदाय टूटते हैं तो इंसान वो जुड़ाव कहीं ना कहीं बाजार में ही ढूंढने लगता है। ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो धार्मिक या आध्यात्मिक समुदाय हैं, जैसे कि द यूनिटी सेंटर, उनको वास्तव में वो सुरक्षित जगह होनी चाहिए। मतलब ऐसे समुदायों का मूल उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो तो वहां उसे सहारा मिले। हाँ, चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ हो या नौकरी चली गई हो, तो वहां लोग एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सकें। और सिर्फ आज नहीं, इतिहास के महान आध्यात्मिक गुरुओं का जीवन भी इसी मानवीय जुड़ाव की जरूरत को दर्शाता है। जैसे स्रोत में ईसा मसीह और बुद्ध का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। ईसा मसीह ने हमेशा अपने शिष्यों को दो की जोड़ियों में भेजा। उन्होंने कभी किसी को अकेले नहीं भेजा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के साथ होने से कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। सही। इंसान का हौसला बना रहता है। और बुद्ध का उदाहरण भी देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अकेले जंगलों में नहीं रहे। हाँ, वे वापस लौटे थे। बिल्कुल, वे अपने अनुभव साझा करने और लोगों से जुड़ने के लिए वापस समाज के बीच ही लौट कर आए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर इतने महान आध्यात्मिक गुरुओं को मानवीय रिश्तों की इतनी गहरी आवश्यकता थी, तो हम साधारण इंसानों की तो पूरी मनोवैज्ञानिक संरचना ही इसके इर्द गिर्द बुनी गई है। सही बात है। इंसानी जुड़ाव हमारी सांस लेने जितनी है बुनियादी जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये जुड़ाव बन जाता है तो उसे टूटने से कैसे बचाया जाए? हाँ, क्योंकि उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। किसी भी मजबूत ढांचे की तरह इस बुनियाद के भी कुछ असली स्तंभ होते होंगे। स्रोत में 3 मुख्य स्तंभों की चर्चा की गई है: विश्वास, सम्मान और प्यार। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। विश्वास के बारे में स्रोत का नजरिया बहुत स्पष्ट है। हाँ, मैंने पढ़ा कि
किसी रिश्ते में अगर प्यार कम हो जाए तो उसे वापस पाना फिर भी संभव है, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास वापस पाना तो भाई एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। एकदम। विश्वास का सीधा सा अर्थ यही है कि ये पूर्ण भरोसा होना कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर आता है दूसरा स्तंभ, सम्मान। सम्मान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर बात पर सहमत हों। हाँ, लोग अक्सर सम्मान और सहमति को एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल, हर समय दूसरा व्यक्ति पसंद ही आए ऐसा तो जरूरी नहीं है। असहमति के बावजूद सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात रखना ही असली सम्मान है। बहुत खूब कहा। लेकिन देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम तीसरे स्तंभ यानी प्यार की बात करते हैं। हाँ, प्यार की धारणा तो पूरी तरह से बदल के रख दिया है स्रोत ने। है ना? प्यार के बारे में जो धारणा दी गई है वो पॉप कल्चर के बिल्कुल उलट है। कहा गया है कि प्यार कोई भावना नहीं है। प्यार कोई भावना नहीं है? तो फिर क्या है? ये एक क्रिया है। इसे आध्यात्मिक भाषा में अगापे लव कहा गया है। यानी ये महज एक विकल्प है और रोजमर्रा का चुना हुआ व्यवहार है। अगापे लव। हम्म ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। स्रोत में बाइबल के 1 कुरिन्थियों 13 का भी हवाला दिया गया है, जहां साफ लिखा है कि प्यार धैर्यवान है, दयालु है, यह आसानी से क्रोधित नहीं होता। और मजे की बात यह है कि धैर्य और दयालुता कोई भावनाएं तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम जानबूझकर चुनते हैं। अगर यहाँ एक और एनालॉजी देखी जाए तो प्यार मौसम की तरह नहीं है जो बस अचानक ऊपर से आ गिरता है और आप बस भीग जाते हैं। अच्छा, तो फिर कैसा है? प्यार उस मजबूत घर को बनाने की तरह है जो आपको हर खराब मौसम से बचाता है। और जाहिर है वो घर एक दिन में तो बनता नहीं है, वो एक रोजमर्रा का काम है, ईंट दर ईंट। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। भावनाओं और व्यवहार के बीच का ये जो अंतर है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्यार को महज एक भावना मान लिया जाता है, जैसे कि वो पेट में तितलियां उड़ना या कोई अचानक होने वाला आकर्षण, तो इंसान खुद को बहुत असहाय स्थिति में डाल लेता है। असहाय कैसे? देखिए, इंसानी भावनाएं तो पल पल बदलती रहती है ना। अगर प्यार सिर्फ एक भावना है तो जिस दिन इंसान थका हुआ है, ऑफिस से परेशान है, तनाव में है या गुस्से में है, उस दिन तो प्यार खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ये तो है, भावनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जब इस विचार को अपनाया जाता है कि प्यार एक अगापे व्यवहार है, एक सचेत विकल्प है, तो रिश्तों को सुधारने और बनाए रखने का जो पूरा नियंत्रण है वो इंसान के अपने हाथ में आ जाता है। मतलब चॉइस हमारे पास है। एकदम। तब प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करने का चुनाव कर रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है। और ये चुनाव करना सबसे मुश्किल तब होता है जब रिश्ते में कोई टकराव या विवाद पैदा हो जाए। हाँ, परीक्षा तो तभी होती है। बिल्कुल। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बाहर धूप खिली हो, तब तो दयालु होना बहुत आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब बात बिगड़ जाए। और यहीं पर कठिन संवाद या कम्युनिकेशन की भूमिका आती है। हाँ, कठिन संवाद कैसे काम करता है, इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही वास्तविक और दिलचस्प कहानी साझा की गई है। वो कुत्ते के काटने वाली कहानी है ना? हाँ, तो वक्ता के साथ एक दुर्घटना घटी थी। एक पड़ोसी के कुत्ते ने अचानक आक्रामक होकर उन पर हमला करने की कोशिश की। बहुत डरावना रहा होगा वो पल। बिल्कुल। खुद को बचाते हुए वक्ता पीछे हटे, वो गिर गए और उनकी कलाई की हड्डी टूट गई। बाप रे! फिर पड़ोसी ने क्या किया? अब जो पड़ोसी उस कुत्ते की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने हमदर्दी दिखाते हुए कुकीज और एक कार्ड भेजा। चलिए, इतना तो किया। हाँ, लेकिन कार्ड में सिर्फ ये लिखा था कि उन्हें चोट लगने का अफसोस है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना कि ये उनके कुत्ते की गलती थी या उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? इसका मुख्य कारण ये था कि उनके वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि जिम्मेदारी लेने पर कानूनी मुकदमा हो सकता है। यहीं पर संवाद का असली मनोवैज्ञानिक महत्व सामने आता है। वो कैसे? देखिए, वक्ता के मन में एक भारी बेचैनी थी जो सिर्फ उन कुकीज और कार्ड से शांत नहीं हो रही थी। तब उनके बेटे ने उनसे एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा। उसने कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारी आस्क क्या है? वक्ता को कोई मुकदमा तो करना नहीं था, उन्हें कोई आर्थिक मुआवजा भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उनकी बात सुनी जाए, समझी जाए और पड़ोसी ये माने कि ये घटना उस कुत्ते के छूटने के कारण ही हुई थी। मतलब इंसान अक्सर सिर्फ अपनी तकलीफ को मानने या वैलिडेट करवाना चाहता है। एकदम सही। लेकिन देखिए, ईमानदारी से कहूं तो
एक आम नज़रिए से देखा जाए तो वो कुकीज़ ले लेना, कार्ड पढ़ लेना और बात को वहीं ख़त्म कर देना ज़्यादा आसान और सुरक्षित विकल्प लगता है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही करते। तो इतनी मुश्किल और असहज बातचीत करने का जोखिम उठाना ही क्यों? सामने वाले को अपने घर बुलाना जहां वो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ सकता है, ये तो एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता था। आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग टकराव से बचने के लिए वही कुकीज वाला आसान रास्ता ही चुनते हैं। लेकिन यहीं पर कुशल संवाद की कला आती है। अच्छा। अगर वक्ता चुप रह जाते तो क्या होता? उनके मन में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट या नाराजगी हमेशा के लिए घर कर जाती। वो पड़ोसी के साथ कभी भी एक सामान्य रिश्ता नहीं बना पाते। हाँ, रोज आमना सामना तो होना ही था। और वकील की सलाह के कारण पड़ोसी का डिफेंसिव होना स्वाभाविक था। उनके दिमाग में डर हावी था। तो वक्ता ने क्या किया? उन्होंने उन्हें टेक्स्ट या फोन करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अपने घर बुलाया। एक सुरक्षित शारीरिक वातावरण बनाया। बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि पड़ोसी मुकदमे के डर से सहमे हुए हैं, वक्ता ने उन्हें सीधे गले लगाया और स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। गले लगाने से इंसान का नर्वस सिस्टम तुरंत शांत होता है। हाँ, इस एक असहज बातचीत ने डर की उस पूरी दीवार को गिरा दिया। दोनों के बीच न सिर्फ मामला सुलझा, बल्कि एक नई दोस्ती और असली विश्वास पैदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि असहज बातचीत से भागने से रिश्ता खोखला होता है, जबकि उसका सामना करने से सच्चा ट्रस्ट बनता है। एकदम सही पकड़े आप। तो इसका मतलब ये भी है कि अच्छे रिश्ते बस यूं ही संयोग से नहीं बन जाते, बल्कि जानबूझकर उन पर काम करना पड़ता है। हाँ, मेहनत लगती है। लेकिन ये जो कुशल संवाद है, ये रातों रात तो नहीं आ जाता होगा। इसे बाकायदा सीखना पड़ता है। बिल्कुल, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। हमारी चर्चा के अगले हिस्से में इसी बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि इन कौशलों को कैसे विकसित किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली और जरूरी चीज बताई गई है आत्म जागरूकता, यानी अपनी खुद की कमियों को पहचानना। हाँ, वक्ता ने बड़ा ही मजाकी अंदाज में कहा है कि अगर किसी को अपनी कमियां नहीं पता है ना, तो जाकर अपने पार्टनर या किसी करीबी दोस्त से पूछ लेना चाहिए। वे बहुत खुशी खुशी आपको एक लंबी लिस्ट थमा देंगे। हाँ, वो तो है। अक्सर इंसान अपने स्वयं के व्यवहार के प्रति अंधा होता है। उसे पता ही नहीं होता वो क्या गलत कर रहा है। तो इसी बात को गहराई से समझने के लिए स्रोत में नया व्यवहार सीखने के 4 चरणों का एक बहुत ही व्यवहारिक मॉडल पेश किया गया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक अच्छा श्रोता या लिसनर बनना है। ठीक है, तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है अचेतन और अकुशल, यानी अनकॉन्शियस और अनस्किल्ड। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो बात करते समय लोगों को बुरी तरह बीच में टोकता है। अज्ञानता में जी रहा है। हाँ। फिर दूसरा चरण आता है सचेतन और अकुशल, यानी कॉन्शियस और अनस्किल्ड। इसमें क्या होता है? अब किसी दोस्त ने उसे टोक दिया है या उसे फीडबैक मिल गया है। व्यक्ति सचेत तो हो गया है, लेकिन आदत इतनी पुरानी है कि वो अभी भी बीच में टोकने की गलती कर ही रहा है। कौशल अभी भी नहीं आया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक मैनुअल कार चलाना सीखने जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी भी बढ़िया है। कैसे, जरा बताइए। देखिए, पहले चरण में इंसान को पता ही नहीं होता कि क्लच और गियर का क्या काम है। वो बस पीछे की सीट पर बैठा मजे ले रहा है। ये अचेतन और अकुशल है। सही है। दूसरे चरण में वो स्टीयरिंग पर बैठता है। उसे पता है कि क्लच दबाना है, लेकिन वो बार बार कार बंद कर देता है। वो सचेत है, पर अभी अकुशल है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा चरण। हाँ, सचेतन और कुशल, यानी कॉन्शियस एंड स्किल्ड। इसमें आप अच्छा सुन रहे हैं, लोगों को बीच में नहीं टोक रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। मतलब पूरा ध्यान इसी बात पर है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना है और बस सामने वाले को सुनना है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कार चलाते वक्त शुरुआत में क्लच और गियर पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। हाँ, और रेडियो भी बंद रखना पड़ता है ताकि ध्यान ना भटके। एकदम। और ये तीसरा चरण ही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा मानसिक थकान होती है और लोग अक्सर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी आदतों से लगातार लड़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वो अगले चरण में पहुंच जाते हैं। हाँ, वो अंतिम और चौथे चरण में पहुंचते हैं, अचेतन और कुशल, यानी अनकॉन्शियस एंड स्किल्ड। इस चरण में क्या बदलता है? इस चरण में अच्छा श्रोता होना आपकी फितरत बन चुका है। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता।
यह बस स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक अनुभवी ड्राइवर बिना गियर की तरफ देखे आराम से दोस्तों से बात करते हुए मजे से गाड़ी चलाता है। बिल्कुल, यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा श्रोता होना सिर्फ संचार का एक तकनीकी कौशल नहीं है। तो फिर क्या है? यह दूसरे व्यक्ति के मूल्यों और उनके आत्मसम्मान को स्वीकार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी को बिना बाधा के पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो असल में आप उन्हें ये संदेश दे रहे होते हैं कि उनका वजूद आपके लिए मायने रखता है। वाह, ये बहुत ही सुंदर विचार है। और मुझे लगता है ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी बुनियादी विचार पर ला खड़ा करती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, कि स्वस्थ रिश्ते कोई पॉप कल्चर में दिखाए जाने वाले जादू या अचानक होने वाले चमत्कारों का परिणाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सचेत और रोजमर्रा की प्रक्रिया का परिणाम है। हमने देखा कि कैसे एक स्वस्थ रिश्ते में 50-50 का कोई हिसाब या स्कोर कार्ड नहीं होता, बल्कि ये दोनों तरफ से 100-100% का समर्पण है। और हमने इंसानी जुड़ाव की उस गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को भी समझा, जो एक अंतर्मुखी व्यक्ति से लेकर महान आध्यात्मिक गुरुओं तक सब में समान रूप से मौजूद है, जिसे आज हम सैलून जैसी जगहों पर पैसे देकर खोजने को मजबूर हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि विश्वास की अहमियत क्या है और कैसे प्यार सिर्फ एक उड़ता हुआ एहसास नहीं, बल्कि रोज चुना जाने वाला एक अगापे व्यवहार है। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में अपने डिफेंसिव मोड से बाहर आकर कठिन संवाद कैसे किया जाए और अपने कौशल को अचेतन और कुशल स्तर तक कैसे ले जाया जाए। और ये भी याद रखना बहुत आवश्यक है कि ये सभी सिद्धांत सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो दफ्तर में सहकर्मियों के बीच का कोई विवाद हो, पड़ोसियों के साथ कोई गलतफहमी हो, जैसे कि हमने उस कुत्ते के काटने वाली कहानी में देखा, या फिर परिवार के भीतर की कोई पुरानी अनबन हो। इन कौशलों को हर जगह लागू करके स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है। हाँ, ये हर उस इंसान के लिए एक टूलकिट है जो इस समाज का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब चूंकि हम इस गहराई से किए गए विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। जो स्रोत सामग्री हमने आज देखी, वो एक बहुत ही साहसिक दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। अगर सोचें कि प्यार वास्तव में भावनाओं से परे सिर्फ एक क्रिया है, एक चुनाव है, तो क्या जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी लगातार प्यार का व्यवहार करना चुना जा सकता है जिसके लिए मन में शुरुआत में कोई स्नेह या आकर्षण की भावना ही ना हो? ये तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है तो मुश्किल, लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से ऐसा किया जाए, उनके प्रति लगातार दयालु रहा जाए, धैर्य रखा जाए, तो क्या वे रोजमर्रा के काम और व्यवहार अंततः हमारे अंदर की भावनाओं को भी बदल देंगे? आप कह रहे हैं कि काम से भावनाएं बदल जाएं? हाँ, क्या यह संभव है कि भावनाएं व्यवहार को जन्म न दें, बल्कि हमारा चुना हुआ व्यवहार ही हमारी भावनाओं को जन्म दे? ये सच में एक ऐसा विचार है जो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल कर रख सकता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं।